नमस्कार, मी पूनम लेडीज विंगच्या आजच्या भागात आपलं सर्वांचं स्वागत करते. आज आपल्यासोबत जोडलेले आहेत डॉक्टर रुपिंदर कौर चटवाल, ज्या एक उन्नयन फाउंडेशनच्या संस्थापिका संचालिका आहेत. या व्यतिरिक्त त्या विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत. विविध क्षेत्रांमध्ये कार्य करणाऱ्या एका फाउंडेशनचं एक मुख्य उद्देश काय असू शकतं आणि त्याद्वारे त्या किती लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत, किती चांगले कार्य त्या करत आहेत या फाउंडेशनच्या मार्फत, तर आपण ह्या सर्वबद्दलची माहिती आज त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले हम आपके बारे में ये जानना चाहेंगे कि जैसे उन्नयन फाउंडेशन जो एक आपका फाउंडेशन है, तो एक ये उन्नयन फाउंडेशन कितने सालों से इस नागपुर शहर में काम कर रहा है और इस फाउंडेशन का नाम उन्नयन ही आपने क्यों रखा है, सबसे पहले तो इस बारे में बताइए. उन्नयन फाउंडेशन की स्थापना 2 साल पहले हुई है, लेकिन उन्नयन फाउंडेशन जिन लोगों ने मिलके मेरे साथ स्थापित किया है, जो फाउंडर मेंबर्स हैं, वो पिछले 9 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं. तो हम लोगों ने एक टीम बनाई क्योंकि हमने देखा था कि हम लोग जो काम करते हैं उसमें 9 लोग कर रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं, तो सिर्फ 100 लोगों की मदद कर सकते थे. लेकिन अगर यही हम लोग एक ग्रुप बना लेते थे और पूरा उस तरह से चलते थे तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते थे. और उन्नयन फाउंडेशन स्थापना करने के बाद हमने ये महसूस भी किया कि जब हम लोग एकता की शक्ति इतनी होती है कि जब हम लोग एक साथ मिलते हैं तो हम लोग बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं. और उन्नयन परिवार बोलती हूँ मैं उन्नयन फाउंडेशन को. उन्नयन परिवार जब हमारा तैयार हुआ है तो आज हम लोग बहुत बड़े बड़े मिसाल देने लायक काम कर रहे हैं. इसके अलावा जैसे कि अभी हम थोड़ा सा आपके बारे में भी जानते हैं कि आप एक डॉक्टर, जैसे आपके नाम के आगे लगा हुआ है, तो एक डॉक्टर होते हुए एक फाउंडेशन का काम करना या फिर फाउंडेशन के द्वारा लोगों तक पहुंचना, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये बचपन से ही मैं सेवा के कार्य में लगी हुई थी. पापा मेरे एयरफोर्स में थे, तो उन्होंने हम लोगों को काफ़ी हद तक ये डायरेक्शन हमारी लाइफ को ये दी हुई थी कि अपना करने के बाद पहले परिवार फिर संसार हम लोग बोलते हैं. और यही हम लोग अपने जो जितनी भी लेडीज़ हैं फाउंडेशन में, उनको भी पहले मैं यही मैसेज देती हूँ कि पहले आपका परिवार है, पहले आप अपना घर परिवार संभालिए, उसके बाद इस क्षेत्र में आइए, सेवा के क्षेत्र में आइए. तो इस तरह से बचपन से ये चीज़ उसमें थी, हमारे ब्लड में ही थी. फिर शादियों के जब मैं इधर आई नागपुर में, मैं हैदराबाद से हूँ, नागपुर में आई, तो यहाँ आने के बाद भी मैंने यहाँ अपने मदर इन लॉ को भी देखा कि वो भी बहुत ज़्यादा, वो कहीं मंदिर गुरुद्वारे यहाँ पे दान दक्षिणा ना देकर वो ज़्यादातर गरीबों की सेवा में अपने पैसे खर्चा करना. क्योंकि हमारा मानना है कि गरीब का मुंह गुरु की गोलक होता है, तो उस गोलक में अगर आप डालते हो तो वो हमारे जो है सेवा है वो सीधा परमात्मा तक पहुंच जाती है. बस ये स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग चलते गए, उसके बाद दोस्ती भी कुछ ऐसे लोगों से ही हुई कि जो दूसरों की दुख तकलीफ समझते थे और उनको दूर करने की हिम्मत रखते थे. तो धीरे धीरे करते जैसे जैसे हमारा ग्रुप बड़ा होता गया, हम लोगों ने एक फाउंडेशन अपना पूरा तैयार कर लिया. जैसे कि अभी मतलब आपने बताया कि 2 साल पहले से फाउंडेशन तैयार हुआ है, और तो 2 साल से तो हम देख सकते हैं कि कोविड का ही एक दौर चल रहा है. तो कोविड के पहले की सिचुएशन कैसी थी? अगर आपको किसी को हेल्प करनी है तो आप किस तरीके से हेल्प करते थे? कोविड से पहले हम लोगों ने एक गांव गोद लिया हुआ है, दोड़के विलेज. हम लोगों ने उसके वहाँ पे स्कूल के जो एजुकेशन है बच्चों की, उसकी तरफ ध्यान दिया. जब हम लोगों ने गोद लिया था उस समय सिर्फ 13 बच्चे थे जो स्कूल में जाते थे, लेकिन आज वहाँ पे 38 किड्स हैं. वो भी उनको मोटिवेट करके कि तुम स्कूल में आओगे तो तुमको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और तुम आगे पढ़ाई करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुमको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है. और जैसे वो बोलते हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन आजकल लालच एक कला है. तो वो बच्चों को थोड़ा सा इनाम का लालच कि हिंदी में मार्क्स ज़्यादा आए तो तुमको ये मिलेगा. क्योंकि ये सब सहूलियत हमारे शहरों में है, लेकिन गाँव के बच्चे हमारी इन सुविधाओं से वंचित ही हैं. जब उनको ये सब चीज़ें मिलनी शुरू हुई तो बच्चों की संख्या बढ़ गई थी. वैसे ही गांव में औरतें पैड्स की तरफ से जो हम लोग अपने यूज़ करते हैं उसकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा अनजान थी. और गांव में जब 1-2 लेडीज़ की डेथ हुई तब हमें पता चला कि उनको जो थी यूट्रिस में कैंसर की वजह से हुआ, और जो गंदा कपड़ा और मिट्टी के पैड बना के वो लोग यूज़ करते थे उसकी वजह से ये तकलीफ़ हुई थी. तब हम लोगों ने वहाँ पे एक पैड वेंडिंग मशीन भी लगाई और वहाँ पे फ्री पैड सर्विस शुरू की.
तो उस समय पे हम लोग वैसे कार्य कर रहे थे, लेकिन जब कोरोना काल लगा तब हम लोगों ने अपना सेवा का रुख थोड़ा सा बदल दिया था। और जो पेड सर्विसेज हमारी थी, तो हम लोगों ने यहाँ गांव में, बस्तियों में, जो शहर के अंदर सोने गांव तालाब के पास बस्ती है, यहाँ पीछे चूना भट्टी है, और भी 3-4 बस्तियाँ थी, हम लोगों ने उनको कवर किया, क्योंकि हम देख रहे थे कि दाल चावल की समस्या नहीं थी उस समय, वो सरकार की तरफ से खाने के लिए उनको मिल रहा था, लेकिन लेडीज़ की ये वाली समस्या इग्नोर हो रही थी। तो हम लोगों ने पैड्स वहाँ पे बांटने शुरू किए, और हम लोग अपने पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पूरी सुरक्षा के साथ वहाँ जाते थे और सेवा का कार्य भी करके आते थे। उसके अलावा हम लोगों ने 11,000 मास्क बनाए थे, जो कुछ लेडीज़ ने तो घर में मशीनों पर बैठ के किया, और उसके बाद में हम लोगों ने 8 लेडीज़ को रोज़गार दिया मास्क बनाने के सिलसिले में, क्योंकि उस समय हर घर की हालत बहुत ख़राब थी। तो उस समय जब ये रोज़गार उत्पन्न हम लोगों ने किया, तो भी वो 8 परिवारों को बहुत ज़्यादा मदद मिली। और कोरोना में हम लोगों ने खाना बनाने की भी सर्विस दी है, और उसके अंदर ऐसा था कि हम लोग उसको लंगर सेवा बोलते थे, और जिस घर में भी कोरोना होता था, तो कितना भी करिए, कहते हैं कि हेल्दी फूड अगर किसी को मिले खाने के लिए तो डेफिनेटली वो जल्दी स्वस्थ होगा। तो हम लोगों ने उसी हेल्दी फूड की तरफ ध्यान देते हुए नॉनवेज वाले परिवारों के जहाँ पे था वहाँ नॉनवेज पहुँचाया है, और जो वेज वाले परिवार थे उनको पूरा वेज भोजन यहाँ से पहुँचाया गया है, और सबका सब निःशुल्क था। इसके अलावा मतलब ये जैसे कोविड में आपने बताया कि हाँ मतलब आपकी तरफ से कितनी मदद लोगों तक पहुंचाई गई है, कितने अभिनव उपक्रम आप लोगों की इस फाउंडेशन के ज़रिए आपने निभाए हैं। एक ये चीज़ की वैयक्तिक स्तर पर अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पर्सनली किसी के लिए क्या कर सकते हैं, तो एक कोविड का ड्यूरेशन या कोविड के पहले का ड्यूरेशन, तो क्या हेल्प आप लोगों को कर सकती थी, या क्या आपने लोगों को हेल्प कर पाई अभी तक? हेल्प ऐसा है कि ये तो एक चेन है, मैं बोल सकती हूँ। जैसे कि हमारे फाउंडेशन का नाम है उन्नयन, कि जब हम ऊपर की तरफ एक इंसान उठता है तो वो दूसरे इंसान का हाथ पकड़ के ऊपर उठाए, और एक बोलते हैं प्रगति की प्रक्रिया या एक चेन हम लोगों की तैयार हो जाए। वैसे ही मैं बोल सकती हूँ कि इस वक्त जो कोरोना के इसमें था और कोरोना से पहले भी था, हम लोगों ने एक चेन ही तैयार की थी। आज 100 से ज़्यादा लेडीज़ हैं जो उन्नयन फाउंडेशन के साथ में जुड़ी हुई हैं, और ये जो चेन है बोलते हैं बहुत ही मजबूत कड़ी से कड़ी जुड़कर बनी हुई है। समाज का कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, वृद्धाश्रम में ज़रूरत हो, हम लोगों ने एक किया था कोरोना से पहले, उसका जिक्र जरूर करना चाहूँगी। हम लोगों ने अदासा वृद्धाश्रम, जो मातोश्री वृद्धाश्रम है, लोग बच्चे गोद लेते हैं, लेकिन हमारे फाउंडेशन की लेडीज़ ने वहाँ जाकर एक एक माँ गोद ली थी, क्योंकि वहाँ मतलब जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि ठुकराई हुई माएँ ही थी। हम लोग वहाँ गए और हम लोगों को जो चीज़ महसूस हुई, हमने वहाँ जाकर ये प्रक्रिया अपनी की, और वहाँ पे वृद्धाश्रम में जो थी पोजीशन, वहाँ सबसे मिले, उनकी दुख तकलीफ समझी, और उसके बाद हम लोगों ने एक एक माँ गोद ली। और हर महीने या जब भी वहाँ कोई ज़रूरत पड़ती है, तो हर बच्चा जिसने अपनी माँ को गोद लिया हुआ है वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। एक जैसे अभी आप इतने क्षेत्रों से जुड़ी है, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कितने क्षेत्र हैं जहाँ पर आप जुड़ी हुई है, कितने तरीके के क्षेत्रों के बारे में जानकारी आप लोगों तक के पहुँचा सकती है? मैं सबसे ज़्यादा तो बोलना चाहूँगी कि गाँव की तरफ हम लोगों को ज़्यादा रुख करना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे लोग काम करते हैं, और गांव के लिए इस वक्त गांव के हालात बहुत पिछड़े हुए हैं, और भारत की आत्मा तो गांव में ही बसती है, और जब आत्मा की तरक्की है तभी हम लोगों की असली तरक्की हो सकती है। तो अगर जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी लोग हैं, अगर गांव की तरफ रुख करेंगे, अपनी थोड़ी थोड़ी मदद भी पहुंचाते हैं। हम लोगों ने इस साल तभी 2 महीने पहले जब फसल बोई गई थी, तो हम लोगों ने 13 किसानों के खेती के लिए, वहाँ पे बीज डालने के लिए और खाद और कीटनाशक, ये हर तरह की चीज़ें हम लोगों ने उनको मुहैया कराई हैं। और एक किसान को ज़मीन बोने के लिए 1 एकड़ के अंदर ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। 3500 से 4200 के अंदर बहुत अच्छी फसल, उनकी क्रॉप्स तैयार होती हैं, पर फ़र्क यही है कि इस वक्त उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं।
तो कोरोना में जो हालात देखते हुए मैं बोलूँगी कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी आप बच्चों की मदद कर सकते हैं। हम लोगों ने 2 जगह पे वाईफाई इक्विपमेंट्स रहते हैं वो लेके दिए हैं, जहाँ बस्ती में बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकें। तो ये कई चीज़ें हैं जहाँ आपको सोचना है। और बाकी ऐसा है कि खाने पीने की तो भारत के हर घर में अन्नपूर्णा वास करती है, उसके लिए तो कहीं पे कमी नहीं। अगर हम लोग 2-2 किलो चावल भी अगर ये बिल्डिंग से ही इकट्ठे करते हैं तो अभी 100 किलो चावल इकट्ठे हो जाते हैं। तो गांव में या किसी भी जगह पे भुखमरी या इसका हो नहीं सकता अगर हर एक में ये अवेयरनेस आ जाए कि हमको सेवा करनी है, हमको कुछ ना कुछ करना है। इसके अलावा एक मतलब आप इस तरीके से काम कर रही है, इस तरीके की आपने जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है, ये भी उतनी बात है। अभी आपको क्या लगता है कि आप इतने क्षेत्र में कार्य करती है, एक सोशली या फिर अगर आपका एक पैशन और प्रोफेशन कुछ और है, तो इस पैशन और प्रोफेशन के बीच में का क्या अंतर है, और एक आपका पैशन क्या और आपका प्रोफेशन क्या है, इस बारे में बताइए। पैशन तो कैसे है, बहुत टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। शादी से पहले कुछ और था, शादी के बाद कुछ और हो गया, और अब बच्चे हैं। मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है, लेकिन मैंने उनको भी सेवा की तरफ डाइवर्ट किया है, क्योंकि मैंने जो शांति और सुकून इसमें पाया है, और मुझको पता है कि दुआओं में बहुत असर होता है, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाती हैं। यही चीज़ मैंने अपने बच्चों में भी दी है। और मेन अभी आजकल मेरा जो चल रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए अवेयर कर सकूं कि आप ये मत सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और लेडीज़ के लिए स्पेशली यही कहूँगी कि अगर सुपर वुमेन तुमको बनना है, देवी के खिताब हम लोगों को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको सारा अपना छोड़ के एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी दिखा के और अपने अंदर जो टैलेंट छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालना है, सामने लाना है। और यकीन मानिए ये कोरोना काल में हुआ भी है। बच्चे और पतियों ने सबने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे घर में तो मैं बोलूँगी कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है, सरदार देवेंद्र सिंह चतवाल का, जिन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इवन कोरोना में जब खाना बन रहा था तो इन्होंने सुबह 10 बजे यहाँ से निकलते थे, कम से कम 8 से 10 घरों में खाना ये लेके जाते थे, पहुँचाने का काम इनका था। मैं सिर्फ खाना बनाने की हद तक ही कार्य करती थी। तो ये कई चीज़ें हैं, और मैं यही बोलूँगी कि लेडीज़ के अंदर अवेयरनेस आनी ज़रूरी है। वही अपने बच्चों को आगे ले जा सकती हैं और कहीं ना कहीं वो अपने घर को सही डायरेक्शन दे सकती हैं। इतने क्षेत्र में कार्य करते हुए आपको क्या लगता है कि हम एक समाज के जरिए से, नज़रिए से जब हम चीज़ों को देखते हैं या फिर समस्याओं को परखते हैं, तो कितनी मुख्य समस्याएं अभी फ़िलहाल हमारे समाज में है, या फिर इस कोविड के दौर के दौरान आई है, या फिर समस्याएं नई नई क्रिएट हुई है, तो क्या लगता है आपको? कोविड के दौर में जो समस्याएं क्रिएट हुई हैं, सबसे बड़ी समस्या अवेयरनेस की थी, और आज भी वो समस्या जारी है। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों का फ़र्ज़ बन जाता है अवेयरनेस क्रिएट करना। मदद बहुत लोग करते हैं, हर घर से मदद होती है, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कोरोना में क्या क्या आपको करने, इसके हम लोगों ने उन्नयन फाउंडेशन के थ्रू टीवी के और रेडियो के ज़रिए हम लोगों ने उस समय भी लोगों में अवेयरनेस हम लोगों ने पहुँचाई थी। और मास्क पहनिए, हाइजीन किस तरह से मेंटेन करना है, और ये आप जो सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं उसको किस लिमिट तक और किस तरह से करना है, ये हम लोगों ने अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में जाके भी किया। और आज भी ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जहाँ मतलब जो बस्ती वाले एरिया होते हैं, स्लम एरियाज़ हमारे, वहाँ पे हमको जाके ये अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर सभी लोग कोशिश करेंगे तो मैं सोचती हूँ कि काफ़ी हद तक ये कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग सफल हो जाएंगे। अभी आने वाले वक्त में एक आपके फाउंडेशन के जरिए या फिर आपने क्या ऐसी कुछ कार्य प्रणाली बनाई है कि जिस तरीके से आपको आने वाले वक्त में काम करना है? आने वाले वक्त के लिए मैं इतना कहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र को और ऐसी जगहों तक शिक्षा को पहुँचाया जाए जहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। हम लोग सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं। और लेडीज़ अवेयरनेस, लेडीज़ के अंदर जो एक
काम करने की भावना होनी चाहिए। जैसे अब गांव में है तो वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, बहुत क्षमता होती है। शहर की औरतों से ज़्यादा गांव की औरतें मेहनती होती हैं, लेकिन उनको अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं होता। तो लेडीज़ में ये अवेयरनेस और एक शिक्षा, बच्चों को पढ़ाई की तरफ हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा देश तरक्की करेगा। तो एक आप अपने अनुभव के ऊपर से एक सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जितना आपने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, जितनी आपने समस्या और उसके सॉल्यूशंस देखे हैं, उसके ऊपर से एक आपका क्या मैसेज रहेगा सब लोगों के लिए? मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, आप ये सोचिए हम क्या नहीं कर सकते। क्योंकि हर घर जो थोड़ा सा भी कैपेबल है, अगर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, तो मुझको नहीं लगता कि सरकारी योजनाएं और ये योजनाएं जो फिक्स होती हैं, ये लोगों तक पहुंचने के लिए, जैसे एक कोई योजना हुई स्टार्ट की है सरकार ने, तो ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। सरकारी अफसर तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन अगर सोशल वर्कर्स भी अगर सामने आते हैं समाज सेवा करने के लिए, तो अगर वो जो स्कीम्स जितनी भी आती हैं सरकारी, अगर वो लोगों के हाथों तक बराबर से पहुँचे, तो डेफिनेटली देश की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। तर नक्कीच आजच्या कार्यक्रमात आपल्यासोबत होत्या डॉक्टर रुपिंदर कौर चटवाल, ज्या विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांच्या उनियन फाउंडेशनच्या मार्फत त्यांनी एक गावसुद्धा दत्तक घेतलेलं आहे. तिथच्या लोकांना मदत करणं, कोरोना काळात वेगवेगळे उपक्रम राबवणं, लोकांपर्यंत व्हेज नाही तर नॉनव्हेज जेवणसुद्धा पुरवणं, या संपूर्ण प्रक्रिया, या संपूर्ण चांगल्या उपक्रम आणि चांगल्या गोष्टी त्यांनी ह्या कोरोना काळात आणि त्याच्यापूर्वी घडवून आणलेल्या आहेत. तर नक्कीच भेटूया लेडीज विंगच्या पुढील भागात. तोपर्यंत बघत रहा शंखनाद आवाज सत्याचा.